नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट से रिलेटेड जो मैथ पेडागोजी होती है उस सेक्शन को आज हम लोग लेंगे। तो मैथ पेडागोजी आज हम लोग पढ़ेंगे। मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम समाहित करेंगे, उनको हम लेंगे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेंगे मैथ का नेचर, यानी कि मैथ की जो प्रकृति है वो किस तरीके की है। तो देखिए, मैथ की जो प्रकृति है वो कैसी है, लॉजिकल है, यानी कि तार्किक है। तो जो गणित की जो प्रकृति है वो लॉजिकल यानी कि तार्किक है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी कलर पॉइंट में ये जो आपके बिंदु लिखे हुए हैं, जितने भी कलर्ड से बिंदु आपके पॉइंट लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। वही आपके डायरेक्ट वही पॉइंट आपके एग्जाम पेपर में आपको छपे हुए बिल्कुल वही मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जो जितने भी कलरफुल जो पॉइंट लिखे हैं उनको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सेम यही कि यही पॉइंट आपको लिखे हुए आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक यानी कि लॉजिकल है। बिना लॉजिक के हम लोग गणित नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हो। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो गणित की जो संकल्पनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अमूर्त। अमूर्त क्या होता है, जैसे पहले हम अमूर्त जानने से पहले हम लोग जानेंगे मूर्त क्या होता है एक्चुअली। तो मूर्त क्या होता है, मूर्त वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे पानी में अगर बॉटल पानी से भरी अगर कोई बॉटल है तो बॉटल कैसी चीज़ है, कैसे आए, तो बॉटल हमारी है मूर्त चीज़। क्यों? क्योंकि बॉटल को छू सकते हैं, बॉटल को टच कर सकते हैं, बॉटल को उठा सकते हैं। तो ठीक है ना, तो ये हमारी मूर्त संकल्पना है। अगर हम यही कह दें अगर हम यही कह दें कि त्रिभुज, त्रिभुज कैसी संकल्पना है, तो त्रिभुज हमारी अमूर्त संकल्पना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज को हम उठा नहीं सकते, त्रिभुज को हम छू नहीं सकते। त्रिभुज भाई, त्रिभुज कोई भी चीज़ त्रिभुज हो सकती है। तो त्रिभुज हमारी कैसी चीज़ है, या सर्किल या आयत या वर्ग, कुछ भी कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो मन में अपनी जी संकल्पना संकल्पना जो बनाते हैं, जैसे त्रिभुज हमने अपने सोच लिया मन में कि त्रिभुज कैसे बनेगा, हाँ ये ऐसे 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 बनेगा। या हमने कह दिया कि आयत कैसे बनेगा, तो हमने हाँ मन में हमने सोच लिया कि हाँ आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, मन ही में सोच रहे हैं। और आमने सामने के सारे दोनों तरफ की भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। तो ये हमने मन में बना लिया। ये कैसे संकल्पना हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अमूर्त संकल्पना। ठीक है, तो मूर्त और अमूर्त में आप लोग डिफरेंट कर पाए होंगे। तो जो गणित जो हमारी संकल्पना है वो कैसी संकल्पना है, वो हमारी अमूर्त संकल्पना है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट लेंगे कि गणित की अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि गणित की अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है मैथ की। और इसी लैंग्वेज के माध्यम से सूत्रों यानी कि फार्मूला और प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जाता है। तो हम ये जान सकते हैं कि गणित की एक अपनी लैंग्वेज होती है और उससे हम क्या करते हैं, फार्मूले और जो प्रिंसिपल्स जो यानी कि सिद्धांत होते हैं उसको हम प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे हम लेंगे कि गणित, देखिए गणित जो होती है वो कैसी होती है, आगमनिक विवेचन यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होती है। किस पर आधारित आधारित होती है, मैथ मैथ होती है डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लेंगे कि जो मैथ होती है, जो कि गणित होती है, गणित की संकल्पना कैसी होती है, श्रेणीबद्ध। गणित की संकल्पना कैसी होती है, श्रेणीबद्ध, यानी कि सीरीज में होती है, इन सीरीज होती है, समझ रहे हो। श्रेणीबद्ध होती है, जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन ही आएगा, तीन के बाद चार आएगा। तो ये सब संकल्पना कैसी है, ये सब श्रेणीबद्ध संकल्पनाएं हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लेंगे कि जो मैथ है वो स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बिना मतलब फालतू चीज़ें हम लेके नहीं आए हैं। जितने भी पॉइंट लेके आए सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा और गणना आदि ये जो चीज़ें हैं जो कैसी हैं, कैसा विज्ञान है, ये गणित का विज्ञान है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लेंगे कि गणित का जो ज्ञान होता है वो सटीक होता है और व्यवस्थित होता है। मैंने आपको बताया कि व्यवस्थित का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यवस्थित का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि एक के बाद दो आता है, ये एकदम क्रम है। दो के बाद क्रम क्या है, तीन, तीन के बाद क्रम क्या है, चार, चार के बाद पाँच। ये सब क्या है, व्यवस्थित है, एकदम परमानेंट, कि एक के बाद दो ही आएगा। मतलब एक के बाद ऐसा नहीं कि एक के बाद 10 ले आए, ऐसा नहीं होता है। एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, एकदम व्यवस्थित है, क्रम से व्यवस्थित है। ठीक है, इसका मतलब ये है। बात करें सटीक की, सटीक यहाँ पे रिलेटेड किससे रिलेट करेंगे, जैसे हमने बोल दिया 2+2 कितना होता है, तो 2+2 4 होता है। ये एकदम सटीक है, क्लियर है एकदम कि टू और टू कितना होता है, 4 होता है।
ठीक है, तो ये हमारा सटीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2+2 हम कह सकते हैं कि 2+2 6 होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये एकदम 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। ये एकदम क्लियर है, सटीक है एकदम, ठीक है, फिक्स है एकदम, इसको हम ये कह सकते हैं। तो ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद इसको हमने समझ लिया, अब हम आगे जानेंगे। अब देखिए गणित गणित जो पेडागोजी है, जो मैथ की पेडागोजी है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वैन हिले जी, ठीक है। तो वैन हिले जी ने क्या किया, वैन हिले जी ने ज्यामिति स्तर यानी कि ज्योमेट्रिक रीजनिंग दिया है। उन्होंने किस पर आधारित अपनी खोज की है, उन्होंने की है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिक पे, ठीक है। तो वैन हिले जी ने ज्यामिति स्तर पर और यानी कि ज्योमेट्रिक रीजनिंग उन्होंने दी है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो वैन हिले जी ने देखिए अगर हम बात करें चरण की, ठीक है, तो इन्होंने कितने लेवल दिए हैं, यानी कि कितने चरण दिए हैं, तो इन्होंने लेवल दिए हैं 4। कितने लेवल इन्होंने दिए हैं, तो इन्होंने लेवल दिए हैं 4। किसने, वैन हिले जी ने। वैन हिले जी ने 4 लेवल दिए हैं। और स्टेज की अगर बात करें तो स्टेज इन्होंने कितने दिए, स्टेज इन्होंने दिए 5, ठीक है। तो वैन हिले जी ने लेवल दिए हैं 4 और स्टेज दिए 5। उसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने जो लेवल दिए हैं, उन्होंने लेवल 1 से नहीं माना है, उन्होंने लेवल को स्टार्ट किया 0 से। 0 से स्टार्ट किया, इसीलिए जो स्टेज 5 हो जाती हैं, लेकिन जो लेवल रहते हैं कितने रहते हैं, वो रहते हैं 4 ही। जैसे पहला जो हमारा लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा विजुअलाइजेशन यानी कि, ठीक है, चाक्षुषीकरण। दूसरा लेवल हमारा हो जाएगा देखो लेवल 0 हमारा आ जाएगा विजुअलाइजेशन। लेवल 1 में आ जाएगा एनालाइज करना, ठीक है। और लेवल 2 में आ जाएगा इनफॉर्मल डिडक्शन। और लेवल 3 में आ जाएगा डिडक्शन। और लेवल 4 में आ जाएगा रिगर। तो ये हमारे लेवल है। अब इन लेवलों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जितने भी इसमें लेवल हैं, देखो वैन हिले से 1 से 2 नंबर का प्रश्न हर सेट में बनता है मैथ पेडागोजी में, तो ये आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला लेवल आ जाएगा हमारा, सबसे मतलब 0 लेवल जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, चाक्षुषीकरण। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, चाक्षुषीकरण। आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए तो उसमें आपको मैथ पेडागोजी सेक्शन में ये वर्ड आपको चाक्षुषीकरण जो बहुत बार मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसी को हम लोग जब देखते थे चाक्षुषीकरण तो सोचते थे ये क्या, कौन सा वर्ड है। तो इंग्लिश में जब देखते थे विजुअलाइजेशन तब समझ में आता था, अच्छा हाँ ये चीज़ होगा, ठीक है। तो चाक्षुषीकरण और विजुअलाइजेशन, इसी को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर अपनी इमेज बना लेते हैं, ठीक है। बच्चा कोई चीज़ को देख के अपने मन में क्या होता है, इमेज बना लेता है, ठीक है। इसमें बच्चा आकृतियों के दिखावट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, बच्चे आकृतियों के दिखावट के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कर पाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समस्या के देख के त्रिभुज की आकृति को बना लेना। अब आपको मैं इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने एक गोला बनाया, ठीक है, आपने एक सर्कल बनाया बोर्ड पे और बच्चों से पूछा कि ये क्या है, तो बच्चा ये तो नहीं कहेगा ये वृत्त है या ये गोला है। बच्चा तुरंत, अगर वो प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो बच्चा तुरंत क्या कहेगा, ये हमारा है रोटी। रोटी गोल होती है, तो बच्चा ने उस सर्कल को किससे रिलेट कर दिया, रोटी से, क्योंकि रोटी गोल होती है और रोटी बच्चा रोज देखता है घर पे रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना। तो गोल सर्कल को देख के बच्चा ने इमेज बना लिया कि रोटी भी होती कैसी, गोल। तो बच्चा ने यहाँ पे किससे इमेज बनाया, किससे रिलेट किया, ये किया रोटी से, ठीक है। जैसे अब अगला लेते हैं समोसा को देख के। आपने अगर त्रिभुज बना दिया, बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा ये है समोसा। क्यों, क्योंकि समोसा का जो आकार होता है वो लगभग त्रिभुज के समान होता है। तो बच्चा ने त्रिभुज को किससे रिलेट किया, उसने रिलेट किया समोसे से, ठीक है। समोसे के अकॉर्डिंग बच्चा ने उसको समझा। इसके बाद अगर हमने बना दिया आयत, एक सेकेंड, अगर हमने बना दिया आयत, एक हमने आयत बनाया और बच्चे से हमने पूछा ये क्या, कौन सा चित्र है, तो बच्चा तुरंत कहेगा ये है हमारा बिस्किट। क्योंकि बिस्किट जो होता है वो किसका आकार का होता है, बिस्किट होता है आयत के आकार का। तो बिस्किट आयत देख करके बच्चे ने अपने मन में संकल्पना बना ली कि ये बिस्किट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चा क्या करता है, विजुअलाइजेशन करता है, यानी कि इस तरीके से उन चीज़ों को क्लासिफिकेशन, उन चित्रों को, उन आकृतियों को क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये आप समझ सकें कि बच्चा अगर इमेज बना ले अपने मन में, ठीक है, तो समझ लेना कि वो किस लेवल में है,
तो वो है चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन में, इस लेवल में है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला जानेंगे। अगला पॉइंट है हमारा लेवल 1। लेवल 1 में कौन सा आ जाएगा? विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि एनालाइज। ठीक है, इसमें क्या करेगा बच्चा, जो जो शेप्स होगा या कि उनकी जो आकार होंगे, जो चित्र होंगे, ठीक है, तो चित्रों के जो गुण होंगे उन पर वर्गीकरण कर पाता है। ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या करता है? बच्चा इसमें शेप्स का तथा उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। जैसे वर्ग और आयत में अंतर शुरू कर देना। ठीक है, अगर बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना चालू कर देता है, किसी दो चीज़ों में अंतर करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसने अंतर करना स्टार्ट कर दिया है, किस आधार पर? गुणों के आधार पर। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर, तो ये हो जाएगा गुणों के आधार पर। ठीक है, गुणों के आधार पर अगर बच्चा वर्गीकरण कर पा रहा है चीज़ों को, तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है विश्लेषण, यानी कि एनालाइज कर रहा है वो चीज़ों को। समझ रहे हो? तो ये आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग अगला जानेंगे। अगला है हमारा लेवल 2। लेवल 2 में क्या आ जाएगा? अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि रिलेशनशिप। इसी को हम लोग रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि संबंध के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर। मतलब उनमें क्या समानता है, इस बेस में वो बच्चा क्या करता है? उसके संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये हमारा स्क्वायर बना है, अब इसी स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा आगे इस तरीके से और बढ़ा दें, तो संबंध बना लिया। तो बच्चा क्या करेगा? उसको इस तरीके से और थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद में बच्चा क्या कहेगा कि रेक्टेंगल ये भी है, रेक्टेंगल ये भी है। क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद में क्या होगा? वो रेक्टेंगल के तरीके बन जाएगा। स्क्वायर हमारा किस तरीके से बन जाएगा? रेक्टेंगल के तरीके से। तो बच्चा ने क्या किया? यहाँ पे संबंध बनाया। या फिर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल को हमने दो पार्ट में आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे दो स्क्वायर बन गए। बच्चा इस तरीके से भी रिलेशनशिप संबंध बना सकता है। ठीक है, तो उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर, उनके समानता के आधार पर अगर कोई बच्चा रिलेशन बनाने लगे स्टार्ट कर दे, तो वो किस लेवल में है? वो है इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल में, यानी कि अनौपचारिक निगमन लेवल में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि पॉइंट इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट प्लीज़ आप लोग छोड़िएगा मत, नहीं तो आप लोगों का भी नुकसान होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लेंगे, लेवल 3 और लेवल 4 दोनों लेंगे। तो लेवल 3 कौन सा आ जाएगा? लेवल 3 में आ जाएगा हमारा औपचारिक, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, लेवल 3 में आ जाएगा हमारा औपचारिक फॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जो बच्चा होता है आकृतियों के फार्मूले ढूंढने लगता है, यानी कि जो आकृतियां बनी होती हैं उनके सूत्र को ढूंढने लगता है बच्चा। किस किस लेवल में? औपचारिक, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन लेवल में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें अगर लेवल 4 की, तो लेवल 4 में क्या आ जाएगा? दृढ़ता, यानी कि रिगर। इसी को हम रिगर यानी कि दृढ़ता बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग अपने माइंड में चीजें खुद बनाने लगता है। समझ रहे हो? तो वो किस लेवल में आ जाएगा? दृढ़ता के लेवल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, जैसे आप लोगों के माइंड में चलता होगा, अगर आप लोगों से बोला जाए कि त्रिभुज किस आकार का होता है, तो आप लोग अपने क्या करोगे? तुरंत अपने मन में इमेज बनाने लगोगे कि वो त्रिभुज एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तिरछा गया, फिर एक नीचे से लाइन खींच दी, बन गया त्रिभुज। अगर बच्चे से यही बोला जाए कि आयत किस तरीके से आयत, अगर बच्चे को आयत अगर बताया जाए कि आयत कैसा होता है, तो बच्चा क्या करेगा? ज्यामिति चिंतन करेगा अपने मन में, अपने दिमाग से। ठीक है, तो ज्यामिति चिंतन क्या कैसे करेगा बच्चा कि आयत कैसा होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारा हो गया आयत हो जाएगा। तो अपने ज्यामिति चिंतन अपने मन में जब बनाने लगे, ठीक है, तो क्या करता है? वो किस लेवल में? वो दृढ़ता यानी कि रिगर लेवल में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे लेंगे। अब इसी से रिलेटेड देखिए, हमने आपको ये चीज़ें बता तो दी, सारे पॉइंट हमने बता दिए, लेकिन आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि आपने जो पॉइंट बताए हैं, इसमें जो प्रश्न बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, एक मैंने इसी से प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उसको मैंने एक प्रश्न लिया है, उससे हम लोग ये अनुमान लगा पाएंगे कि एग्जाम में जो पेपर आएगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। देखिए, एक पांचवी कक्षा की एक पांचवी कक्षा की छात्रा, किस कक्षा की? पांचवी कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति का मतलब यहाँ पे किससे हो जाएगा? 2D से। ठीक है, और त्रिविमीय का मतलब किससे हो जाएगा? 3D से। ठीक है, तो द्विविमीय आकृति मतलब 2D।
तो एक 5वीं कक्षा की छात्रा 2D आकृतियों का उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करती है। किसके आधार पर? उसके गुणों के आधार पर। हमने आपको बताया था कि गुणों के आधार पर वर्गीकरण अगर कर दिया जाता है तो किस लेवल में है वो, और अगर चित्र के हिसाब से देख के, विजुअलाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस लेवल में अगर बात करें, किसी चीज़ को देख के अपने मन में आकृति बना ले तो किस लेवल में है, मैंने आपको सब बताया था। तो यहाँ पे बच्चा जो 2D आकृति है उसको किस किस आधार पर वर्गीकृत कर रहा है? उसके गुणों के आधार पर। ठीक है, गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है। तो ज्यामितीय विकास की वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के डैश स्तर पर है, मतलब किस स्तर पर है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो उसके गुणों पर आधारित वर्गीकरण किस लेवल में करता है? तो मैंने आपको बताया था वो उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना किस लेवल में है? विश्लेषण, यानी कि एनालाइज लेवल पे। मैंने आपको बताया था गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना किस लेवल में है? वो एनालाइज यानी कि विश्लेषण लेवल में। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि जब ये क्वेश्चन लिया तो इसमें जब हमने पढ़ा कि उसके गुणों के आधार पर अगर चित्रों का वर्गीकरण किया जा रहा है तो वो किस लेवल में आ जाएगा? विश्लेषण, यानी कि एनालाइज। ठीक है, उसको चीज़ों को, वो उस चित्र को वो क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इस तरीके से पॉइंट आपको बनेंगे। तो ये आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर समझे होंगे इसको। इसके बाद हम लोग अगला लेंगे एग्जाम। एग्जाम का मतलब क्या होता है? अभिग्रहित। अभिग्रहित क्या होता है? ये पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे। तो अभिग्रहित का मतलब क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए कि आप उसको सच मान लो बिना किसी प्रूफ के कि हाँ नहीं ये तो होता ही है, ये बात सही है। ठीक है, जैसे 5 + 5। ठीक है, जैसे हमने अपने मन में हमने दिया कि 5 + 5 कितना होता है? आपने कहा 10। ये अगर हम किसी से पूछ दें तो वो यही कहेगा 5 + 5 होता है 10। तो जब ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सोच के हम उसको सच मान लें, तो ये कैसी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्सियम, यानी कि अभिग्रहित। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बेहतर समझ पाए होंगे। अब अगर हम बात करें कंजक्चर की, कंजक्चर उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनुमान। ठीक है, कंजक्चर। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए उसको प्रूफ की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अनुमान, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको साबित करने के लिए हमको प्रूफ की जरूरत होती है। ठीक है, साबित करने के लिए, इसको सच को साबित करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ता है उस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे हमने बोल दिया आपको कि जैसे आपने सवाल पढ़े होंगे कि x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, उस ये वैल्यू क्या है, तो क्या करना पड़ता है? उसको प्रूव करने के लिए हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। आपने सवाल पढ़ा होगा कि कुछ ऐसा बोला जाता है जिसमें x को फाइंड किया जाता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसको क्या करेंगे? उस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? हम उसमें प्रूव करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले हम अनुमान लगाते हैं कि इसका आंसर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन उसको आंसर तभी फिक्स आ पाएगा, एकदम सटीक आंसर तभी आ पाएगा जब उसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए एक्स की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड हो जाती है तो वो स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? वो स्टेटमेंट सही हो जाता है कि हाँ ये वाला आंसर सही है। तो ये हो जाता है हमारा अनुमान। इसके बाद हम लोग अगर आगे आगे हम बात करें थ्योरम की। ठीक है, अगर हम थ्योरम की बात करें तो जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? तब वो प्रमेय यानी कि थ्योरम कहलाती है। अब कंजेक्चर हमने यहाँ पे बताया था, जब कंजेक्चर ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं कंजेक्चर। और जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाए, जब कंजेक्चर को प्रूव कर देने के बाद में वो क्या कहलाएगी? थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा जिसको आपको बेहतर समझ पाए। जैसे हमने आपको पढ़ाया था वैन हीले। तो वैन हीले ने कितने स्तर दिए? तो वैन हीले ने 4 स्तर दिए और 5 स्टेज दी। ठीक है, तो जब उन्होंने ये सारे जो लेवल जो उन्होंने बताए हैं, चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, विश्लेषण और औपचारिक, है ना, और दृढ़ता, ये जो लेवल उन्होंने बताए हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस ऐसी फर्जी उन्होंने बता दिए। बताने से पहले उन्होंने उन सबको प्रूव किया है। उन सबको जो प्रूव किया है, उनको जब मान्यता मिल गई है, उनको प्रूव करने के बाद में ये क्या बन गया? जब सारे लेवलों को वैन हीले जी ने प्रूव किया, प्रूव करने के बाद में ये क्या बन गया?
ये बन गया थ्योरम यानी कि प्रमेय। इसी को हम लोग बोलते हैं वैन हीले थ्योरम यानी कि वैन हीले के प्रमेय। ठीक है, तो जब कोई कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाए तो वही हमारी कहलाएगी थ्योरम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी बेहतर समझ में आया होगा। तो तीनों पॉइंट आप लोग बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारा आ गया अगला टॉपिक पैमेला लाइबैक थ्योरम। ठीक है, पैमेला क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, पैमेला थ्योरम। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे पैमेला थ्योरम। तो पैमेला थ्योरम को हम लोग जानेंगे। इन्होंने क्या किया है कि लैंग्वेज और मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए ELPS, ये आप लोग याद रखिएगा कि पैमेला जी ने क्या किया है कि लैंग्वेज को और मैथ को प्रभावशाली बनाने के लिए ELPS थ्योरम दी है। कौन कौन से थ्योरम, ELPS थ्योरम, इसी को हम लोग एल्प्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ई से हो जाएगा हमारा एक्सपीरियंस, पी से हमारा हो जाए एल से हो जाएगा हमारा लैंग्वेज, पी से हो जाएगा हमारा पिक्चर और एस से हो जाएगा हमारा सिंबल। अब हम लोग एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल इनको भी अच्छे से हम लोग जानेंगे। तो इनको जब अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से कि इसको किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब बच्चे को हम कोई चीज़ सिखाते हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो बच्चे के उसमें क्या करते हैं, उसके एक्सपीरियंस को साझा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हमने बच्चे को, अगर हम 2D शेप्स पढ़ा रहे हैं या सर्कल पढ़ा रहे हैं, अगर हम बच्चे को सर्कल पढ़ाएंगे, बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, तो वो बच्चा कहेगा ये रोटी है। तो बच्चे का एक्सपीरियंस किस में है, रोटी से है। बच्चे ने उस चीज़ को किससे डिनोट किया, रोटी से, सर्कल को। ठीक है, तो बच्चा के जो एक्सपीरियंस होंगे, जो उसके साथ में अनुभव होंगे बच्चे के, उसको हम शामिल करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई, हमने मान लो बताया, हम अगर मान लो हम आयत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आयत पढ़ाने के, जब पढ़ाने से पहले अगर हम बच्चे से पूछेंगे एक आयत बनाएंगे, आयत का हम एक चित्र बनाएंगे ऐसे बोर्ड में, बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, कोई कोई बोलेगा ये बिस्किट है, कोई कोई बोलेगा ये चारपाई है ना, कोई कोई बोलेगा ये तखत है, क्योंकि भाई आकार तो वही है ना, कोई कोई ये बोलेगा ये दरवाजा है। तो हर बच्चे के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपने अपने अनुभव होते हैं। तो उन बच्चों को उन बच्चों के जो अनुभव होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर इसको आयत को अगर बिस्किट बता रहे हैं तो उसको हम डांटेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई बिस्किट जो आकार होता है वो जो बिस्किट का जो आकार होता है वो आयत के तरीके होता है, हमने पीछे आपको बताया। तो बच्चा ने उससे किससे रिलेट किया, बिस्किट से रिलेट कर दिया, तो बच्चे ने अपना अनुभव शेयर किया ना। तो बच्चा को जब सीखेगा तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे को सिखाने के लिए बच्चे के अनुभवों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, उनके एक्सपीरियंस को शामिल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे उनकी लैंग्वेज। अब आपने CDP में भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया भी है, किस बच्चे को प्राथमिक भाषा क्या होगी, उसको जो प्राथमिकता, उसको भाषा, किस भाषा और लैंग्वेज को उसको प्राथमिकता देंगे, तो उसकी है वो मातृभाषा यानी कि मदर टंग। तो बच्चे की यहाँ पे जो मातृभाषा होगी उसी में उसको बच्चे को सिखाना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पिक्चर। तो बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग तरीकों के पिक्चर के माध्यम से हम बच्चे को हम सिखाएंगे। कोई भी चीज़ अगर सिखा रहे हैं, है ना, अगर हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को, अगर हम मान लो प्राइमरी लेवल के बच्चों को अगर हम पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं तो उनको पेड़ पौधों की पिक्चर दिखाएंगे, उससे हम लोग समझाने को उसको कोशिश करेंगे, तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में, अंत में क्या करेंगे, उसके सिंबल जो होंगे उसको उसके द्वारा हम लोग बच्चे को सिंबल्स को प्रदर्शित करेंगे बच्चे के सामने। ठीक है, तो ये हमारे चारों पॉइंट थे, ये कोई बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैमेला लाइबैक थ्योरम के। और आप लोग याद रखिएगा पैमेला लाइक जो थ्योरम है उससे हर साल 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं मैथ पेडागोजी में। ठीक है, और हर सेट में बनते हैं। इसके बाद हम लोग आगे लेंगे। अब देखिए ये वही चीज़ें आ गई जो हमने आपको पीछे समझाया, ये चीज़ें वही हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले मूर्त यानी कॉन्क्रीट चीज़ें लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था मूर्त चीज़ें क्या होती हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, तो वो हमारी चीज़ें हो जाएंगी मूर्त चीज़ें। अब बच्चे ने सर्कल को देख के रोटी से रिलेट किया, तो रोटी कैसी चीज़ें हैं, रोटी कैसी है, ये रोटी को हम छू सकते हैं, रोटी को उठा सकते हैं, तो रोटी कैसी चीज़ हो जाएगी, मूर्त चीज़ यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ हो जाएंगी। तो बच्चे इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉन्क्रीट चीज़ों को लेंगे बच्चे को सिखाने के लिए, है ना। बच्चे को सिखाने के लिए सबसे पहले हम कॉन्क्रीट चीज़ें लेंगे, ऐसी चीज़ लेंगे जिससे कि बच्चे आसानी से समझ जाए।
इसके बाद अगला पॉइंट हम क्या लेंगे, फिर उसको उसके बारे में बताएंगे। अब उसको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन किस लैंग्वेज में बताएंगे, वो बताएंगे मदर टंग यानी कि मातृभाषा में। ठीक है, फिर उसको उस चीज़ को दिखाएंगे। किस चीज़ को, अगर कोई चीज़ दिखाएंगे तो उसको किस माध्यम से दिखाएंगे, चित्र के माध्यम से। अगर हम उसको पर्यावरण से रिलेटेड पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं तो उसको क्या दिखाएंगे, उसको हम लोग दिखाएंगे पेड़ों के बारे में, उसको पेड़ों का चित्र दिखाएंगे। तो वही पॉइंट ये है। इसके बाद हम लोग अगला और लास्ट पॉइंट क्या है कि अंत में उसको चिन्ह यानी कि सिंबल के माध्यम से उसको हम सिखाएंगे, उसको हम बताएंगे। उसको हम सबसे लास्ट में उसको क्या बताएंगे, उसको हम बताएंगे सिंबल। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो हमने ये अच्छे से समझ लिया, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लेंगे सममिति। ठीक है, सममिति यानी कि सिमेट्री। अब सममिति यानी सिमेट्री क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सममिति में हम लोग ये जानेंगे, देखिए सममिति होता क्या है, एक्चुअली सिमेट्री जो होती है वो होती क्या है। तो जो किसी वस्तु को एक समान तथा बराबर भागों में काट देती है, बराबर भागों में काटती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री यानी कि सममिति। जैसे ये एक दिल बना हुआ है, तो दिल को हमने क्या किया, दिल का ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा जो और राइट वाला हिस्सा दोनों कैसे हैं, बराबर भागों में है। ठीक है, इसको हमने बीचों बीच काट दिया तो कैसे, ये बराबर भागों में। जैसे ये हमने एक पंचभुज लिया, पंचभुजों को हमने बीच से अगर हमने काट दिया तो कैसा है, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, और ये कैसे हिस्सा, ये बराबर भागों में ये कट गए हैं। तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अगर हम इसी को अगर अक्षर के थ्रू ले लें, अगर हमने मान लो एक हमने ले लिया अक्षर ए, एक सेकंड, हमने एक अक्षर ले लिया हमने ए। ठीक है, अब हमने ए तो लिख लिया, अगर हम इसी को अगर हम काटना चाहें, ए को अगर हम काटें हॉरिजॉन्टल, इसको देखिए कोई भी अक्षर या कोई भी चित्र, इनको अगर हम काटना चाहते हैं तो इनको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में काटते हैं इनको। ठीक है, अब इसी को हम काटना चाहें बीचों बीच, अगर काटना चाहें तो बीचों बीच क्या होगा, क्या ये ऐसा काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे, मतलब इसको हम इस तरीके से काटेंगे अक्षरों को या चित्रों को इस तरीके से काटना है कि ताकि उनके दोनों जो भाग हैं वो बराबर रहें। अगर वो बराबर नहीं है तो मतलब वो गलत हो जाएगा, वो उस तरीके से नहीं कटेगा। अगर दोनों भाग लेफ्ट और राइट भाग दोनों भाग अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तब तो वो सही कटा है। ठीक है, तो अगर हमने इसको इस तरीके से हमने काट दिया तो क्या ये वाला भाग बराबर है, नहीं है, ये वाला भाग देखने में अलग लग रहा है, ये वाला भाग देखने में अलग लग रहा है। ठीक है, अब इसी को हम किस तरीके से काटेंगे हम बताते हैं। इसी को हम लोग इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से। तो ये वाली लाइन इस तरफ भी है, एक डंडा ये है, एक डंडा इसमें ये भी है ना। तो ये कैसा है हिस्सा, दोनों बराबर है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ए हमारा इस तरीके से कटेगा। ठीक है, अगला अगर हम इसी तरीके से हम जैसे इसी में ये लिया है बी, अगर हम बी ले लें इसी में, इस तरीके से हमने बी ले लिया, तो बी को क्या लगता है किस तरीके से काटेंगे, क्या लगता है कि बी को हम इस तरीके से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे तो नहीं कटेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या देखने में सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको इस तरीके से तो काटेंगे नहीं। इसको किस तरीके से काटेंगे, इसको हम काटेंगे इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों देखने में कैसा लग रहा है, एकदम सेम लग रहा है, तो ये हमारा सिमेट्री है यानी कि सममिति है। इस तरीके से इसको हम काटेंगे। ठीक है, जैसे ये है, मैंने आपको बताया, जैसे ये फिगर है ना, इस तरीके से। अगर इसी को हम किसी त्रिभुज को अगर हम ले लें, मान लो हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, त्रिभुज को ले लें, क्या त्रिभुज इस तरीके से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, तो इसको इस तरीके से भी नहीं कटेगा। तो ये त्रिभुज किस तरीके से कटेगा, त्रिभुज इस तरीके से कटेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा जो है, लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा जो कैसा है, एकदम इक्वल तरीके से कटेगा। ठीक है, तो सममिति और जो सिमेट्री होती है वो एक्चुअली यही होती है कि दोनों को बराबर भागों में काटना होता है। अब बात करते हैं अगर कुछ इंग्लिश वर्ड की, अगर बात करते हैं इंग्लिश अक्षरों को अगर हम ले लें यहाँ पे, तो इंग्लिश अक्षरों में हम अगर लेंगे तो सबसे पहले हमने ए ले लिया, बी ले लिया। अब अगर सी को ले लें, फॉर एग्जाम्पल सी को अगर हमने ले लिया, अगर हम इसी को अगर हम काटना चाहें, सी को अगर हम काटना चाहें तो क्या इसको सी को इस तरीके से काटेंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या सेम है, नहीं है, तो सी को इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं काट सकते। सी को हम किस तरीके से काटेंगे, सी को हम काटेंगे इस तरीके से। उससे क्या होगा कि नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा यानी कि लेफ्ट और राइट या ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा कैसा है, एकदम समान है, बराबर है। इसको इस तरीके से काट देंगे, सममिति हमारी सिमेट्री हो जाएगी, सिमेट्री लाइन हो जाएगी। ये क्या है, हमारी सिमेट्री लाइन है ये। ठीक है, इसी के एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक्स,
क्या लिख दिया, एक्स। एक्स ऐसा होता है। अब एक्स को अगर हम काटना चाहें तो क्या इसको इस तरीके से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है ना। अगर हम यही एक्स को चाहें तो इस क्या हम इस तरीके से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ये वाला और ये वाला इससे एकदम सेम है, इस तरफ भी दो लाइनें इसे मूछों के तरीके गई हैं, ये वाले भी इस तरफ ऐसी गई हैं। तो हमको ये जानकारी नहीं मिली कि एक्स को हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब अगर हम यही एक एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको उस पॉइंट का नाम है, उस अक्षर का नाम है ओ। अगर हम ये पूछ दिया जाए कि ओ को हम कितने तरीकों से हम काट सकते हैं, ये बिंदु है ओ का। ओ को अगर हम काटना चाहें तो एक ऐसे काट दें तो ये अब पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ठीक है। अगर हम ओ को ऐसे काटना चाहें तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो, ये पार्ट अलग हो जाएगा। अगर एक पार्ट और काट दें तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो हमको ये जानकारी मिली कि ओ को हम चाहे जितने भागों में काट दें, ओ को हम चाहे जितने भागों में काट दें वो बराबर हिस्सों में ही बटेगा। चाहे जितने भागों में ऐसे ऐसे करके काट दें वो हमेशा बराबर हिस्सों में बटेगा। तो हमको ये जानकारी मिली, लेकिन हाँ जो भी जिस तरीके से काटेंगे उसके जो केंद्र से होती हुई लाइन जानी चाहिए तब तो वो कटेगा सही तरीके से, ठीक है। तो हमको ये जानकारी मिली कि अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि सममिति लाइन किस अक्षर में अनंत बार होती है, तो याद रखना ओ। ओ यानी कि ये ओ में अक्षर जो होते हैं सममिति में वो अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत। एक सेकंड, ओ में जो अक्षर होते हैं उसको सिमेट्री लाइन जो होती है उसमें कितनी होती है, अनंत सिमेट्री लाइन होती है। ये बात याद रखना, कितनी भी अनगिनत होती है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमने समझ लिया। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी सिमेट्री लाइन एक होती है, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी सिमेट्री लाइन दो होती है, और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है। अब हमने एक सिमेट्री लाइन दो सिमेट्री लाइन और अनंत सिमेट्री लाइन तो पढ़ लिया। अब ऐसे अक्षर देखेंगे हम लोग जिनकी की एक भी क्या नाम है कि सिमेट्री लाइन नहीं होती, वो कट ही नहीं सकते वो अक्षर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया पी। अब पी को क्या हम ऐसे काटेंगे, भाई ये वाला हिस्सा क्या बराबर है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पी को ऐसे भी नहीं काट सकते। अब पी को क्या ऐसे काटेंगे, क्या ये वाला हिस्सा बराबर है, ये भी नहीं है पी। तो क्या इससे हमको जानकारी मिलेगी, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में काट सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल अकेले कट सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्टिकल अकेले कट सकते हैं, समझ गए। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि अनंत बार कुछ वर्ड नहीं, एक ही अक्षर ऐसा है, एक ही वर्ड ऐसा है जिसको हम अनंत बार काट सकते हैं, अनंत सिमेट्री लाइन है। वो कौन सा है, वो है ओ, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर हम बात करते हैं कुछ लाइन ऐसी होती हैं या कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी एक भी सिमेट्री लाइन नहीं बनती है, जैसे कि पी हो गया हमारा। और ले लें अगर हम बात करें तो जैसे हमारा जी हो गया, जी भी क्या ये बराबर है, नहीं है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से काट के देखें भाई क्या ये बराबर है दोनों, इससे नहीं है। तो जी हमारा हो गया, ये भी क्या नाम है सिमेट्री लाइन, इसके में एक भी नहीं बनेगी, पी में भी एक भी नहीं बनेगी है। एक्स की बात करते हैं तो एक्स में हमारी दो सिमेट्री लाइन बन जाएंगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है ना। और ए बी से लेके बी तक हमारी जो सिमेट्री लाइन बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी। अगर हम एक अक्षर और लेते हैं लास्ट, वो लेते हैं जेड। जेड ऐसे वो लिखा होता है, क्या इसकी कितने सिमेट्री लाइन होंगी, एक या दो। तो क्या इसको इस तरीके से काट दिया, क्या ये सिमेट्री अलग अलग है या सेम है, बताओ आप। सेम है, एक लाइन इधर भी जाएगी, एक लाइन इधर भी जाएगी, दो लाइनें तिरछा ये इधर आ रही, दो लाइनें तिरछा ये इधर आ रही, है ना। तो ये जेड कैसा है, जेड हमारा इस तरीके से कट जाएगा। क्या जेड इस तरीके से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है, एक छोटी लाइन ये है, एक छोटी लाइन ये है, एक बड़ी लाइन ये है, एक बड़ी लाइन ये है। तो दो किसी फिगर, किसी अक्षर, किसी चित्र, कोई आकार, अगर उसको दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो वो कहलाती है सममिति यानी कि सिमेट्री। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब लास्ट एक और लेते हैं, आपको एक ये वाला जो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एक ये गोला ले लिया, एक गोला हमने और ले लिया, एक ये हमने ऊपर गोला ले लिया, और ये हमने इस तरीके से आपको समझाया, पेड़ बना दिया।
अब इस पेड़ को क्या इस तरीके से काट सकते हैं? क्या ये वाला हिस्सा बराबर है? नहीं है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से काटेंगे? इसको हम इस तरीके से काटेंगे। ये क्या हो गया, इसकी जो जो तना है, जो उसकी जो नीचे का जो गया लकड़ी है, जो ये भी है, ये भी है, समान है। एक गोला इस तरफ है, एक गोला इस तरफ है। ऊपर देखेंगे आधा गोला इस तरफ भी है, आधा गोला इस तरफ भी है। तो ये वाला हिस्सा अलग हो, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा बराबर, और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो इससे हमने क्या जानकारी मिली कि अगर कोई चित्र या कोई अक्षर अगर बराबर भागों में कट जाता है तो वो सिमेट्री है। कोई बराबर भागों में काट देते हैं, तो जब उसको काटते हैं तो वो जो लाइन खींची जाती है, जहाँ से काटी जाती है, वही हमारी कहलाती है सममिति यानी कि सिमेट्री। उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री लाइन। समझ गए? तो अब क्या नाम है कि अब अगला पॉइंट लेंगे दोस्तों। अब हम लोग अगले पॉइंट में हम जानेंगे कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री जो यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि शिक्षण सहायक सामग्री जो होती हैं वो बच्चों को सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन सामग्रियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अच्छे से आज हम जानेंगे। तो अब हम लोग जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लेंगे चौपड़ यानी कि टाइलिंग। चौपड़ क्या होता है? चौपड़ टाइलिंग क्या होती है? अब टाइलिंग वो होती है जिससे कि हम लोग बच्चों को 2D और 3D शेप्स की जानकारी लेते हैं, जानकारी बच्चों को देते हैं। ठीक है, एक हमने टाइल्स ली, उससे हम क्या करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों को देंगे, चित्र बनाएंगे, तो उससे हम क्या दिखाएंगे बच्चों को हम 2D और 3D आकृतियां जो होती हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपके एग्जाम पेपर, आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक कमरे की आयत, एक कमरे का क्षेत्रफल इतना है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल इतना है, तो उस कमरे के पूरे कमरे में कितने कितनी टाइल्स लग जाएंगी, टाइल्सों की संख्या बताओ। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो जब 2D 3D टाइल्स जो होती हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो उसी को हम लोग कहते हैं चौपड़ यानी कि टाइलिंग। ठीक है, तो टाइलिंग यानी कि चौपड़ या टाइलिंग के माध्यम से बच्चों को हम 2D या 3D शेप्स के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं, और उनसे रिलेटेड सवाल भी हमारे बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग अगली शिक्षण सहायक सामग्री लेंगे, इसको हम बोलते हैं एबेकस, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए जितनी भी शिक्षण सहायक सामग्री हम बताएंगे, वो एक एक शिक्षण सहायक सामग्री एग्जाम में हर शिक्षक सहायक सामग्री के से प्रश्न बनता है। ठीक है, कोई भी आप सामग्री उठा लो शिक्षण से रिलेटेड, वो हर शिक्षण सहायक सामग्री से एक ना एक क्वेश्चन हर साल बनता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एबेकस। तो एबेकस एक्चुअली क्या होता है उसकी हम जानकारी लेंगे। तो एबेकस से एक एक्चुअली ये होता है कि एक ये ऐसा बॉक्स टाइप का होता है लकड़ी का, उसमें एक कुछ में जो कुछ तान जैसी पड़ी होती है, उसमें छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन, एक तान में या एक रेखा में 10 छल्ले पड़े होते हैं। उससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं। तो उससे एबेकस से हम लोग बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ या घटाना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आदि का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। तो हम ये जान सकते हैं कि बच्चों को एबाकस के माध्यम से बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और आदि इन सब चीज़ों को हम लोग बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, एबाकस के माध्यम से। तो अब हम ये जानेंगे कि एबाकस के माध्यम से जो है वो नॉर्मल बच्चे तो सीख ही सकते हैं, इससे दृष्टिबाधित बच्चे भी सीख सकते हैं। मतलब जो विजुअलाइज चैलेंज जो बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको टच करके, फील करके इसको आसानी से सीख सकते हैं। टच करके इसकी बेसिक काउंटिंग सीख सकते हैं बच्चे, इसको टच करके बेसिक जोड़ घटाना सीख सकते हैं, टच करके इसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी सीख सकते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। ठीक है, तो ये जो अबेकस है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इसके बाद हम लोग आगे लेंगे, आगे हम लोग लेंगे जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड का ये फिगर है। तो जियो बोर्ड जो होता है वो किस तरीके से होता है, जियो बोर्ड एक्चुअली होता है, एक बोर्ड होता है, उसमें कुछ कीलें ठुकी होती हैं, और उन कीलों में हम लोग क्या करते हैं कि उन कीलों में हम लोग धागे के माध्यम से चित्र बनाते हैं 2D से। उस बोर्ड में क्या करते हैं, उस बोर्ड में उस जो कील लगी होती है उसमें धागा फंसा फंसा के चित्र बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने समझ लिया होगा, इस तरीके से उसमें चित्र बनाते हैं। ठीक है, उन चित्रों को, जो बेसिक चित्र जो बनाते हैं, बच्चों को जो बेसिक ज्योमेट्री जो होती है, बेसिक चित्रों के बारे में, बेसिक आकृतियों के बारे में बच्चे को हम किस में सिखाते हैं, जियो बोर्ड के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जियो बोर्ड के माध्यम से बच्चों को बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि कील गाड़ी एक बोर्ड में, धागा ऐसे लपेटना चालू कर दिया, कभी सर्कल बना दिया, कभी रेक्टेंगल बना दिया, कभी स्क्वायर बना दिया, है ना, कभी समांतर चतुर्भुज बना दिया, कभी त्रिभुज बना दिया। तो कई सारे चित्र इसमें बना सकते हैं जिससे कि बच्चों को हम सिखा सकते हैं। ठीक है, और ये जो शेप होते हैं हमेशा याद रखना, ये वाला ये एक पॉइंट याद रखना, ये जो जियो बोर्ड में जो चित्र बनेंगे, जो जियो बोर्ड में जो चित्र बनाएंगे वो हमेशा 2D शेप्स में होंगे, ये 3D शेप्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो जियो बोर्ड में जो बच्चों को जो बेसिक ज्योमेट्री सिखाएंगे, तो जो धागे के माध्यम से चित्र बनाते हैं, वो जो चित्र होंगे वो 2D शेप्स में होंगे। अब 2D शेप्स में हम लोग रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, इन सभी का ज्ञान दिया जाता है किसमें, बच्चों को जियो बोर्ड में। और इसमें याद रखना, इसमें 3D शेप्स का नहीं लिया जाता है, इसमें जियो बोर्ड में 3D शेप नहीं होती है। अब 3D शेप बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 3D शेप क्या नाम है, सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग जियोजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जियोजेब्रा क्या है हमने वो बता दिया कि जो जियोजेब्रा है उसमें, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जियोजेब्रा एक टाइप का क्या है, एक टाइप का कंप्यूटर और फोन आधारित सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसके जिस पर क्या होता है, जिस पर ज्योमेट्रिक शेप यानी कि ज्योमेट्री आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है, चाहे वो फिर वो 2D में हो और चाहे वो फिर 3D में हो। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज होता है कि एक जो जियोजेब्रा होता है वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर या फोन आधारित। उसमें हम लोग बच्चों को 2D और 3D शेप्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं, या 3D या 2D शेप्स के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं। और जो जियो बोर्ड होता है, तो जियो बोर्ड में बच्चों को हम लोग ज्योमेट्रिक की बेसिक जानकारी दे सकते हैं, वो भी 2D शेप में। ठीक है, तो ये आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जियोजेब्रा और जियो बोर्ड के, जियो बोर्ड जो। इसके बाद हम लोग लेंगे अगला ग्राफ पेपर। कि ग्राफ पेपर एक्चुअली क्या होता है, तो ग्राफ पेपर के बारे में हम लोग जानकारी ये लेंगे कि बच्चों को ग्राफ पेपर से क्या सिखा सकते हैं। बच्चों को ग्राफ पेपर से हम लोग डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है, या डेसिमल नंबर सिखाते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। ठीक है, डेसिमल नंबर का क्या मतलब होता है, दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो बच्चों को हम लोग ग्राफ पेपर के माध्यम से क्या सिखा सकते हैं, दशमलव संख्या सिखा सकते हैं। अब अगर हम बात करें डॉट पेपर की, तो डॉट पेपर के माध्यम से हम लोग बच्चों को ज्योमेट्रिक शेप्स और इंग्लिश अल्फाबेट का ज्ञान दिया जाता है डॉट पेपर के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ज्योमेट्रिक शेप्स जो क्या होती हैं, इस तरीके से हमने ऐसे शेप बना लिए, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने शेप बना लिए। अब हम लोग एक ये शेप, इस तरीके से हमने बिंदु बना लिए कुछ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने ये यहाँ पे हमने बिंदु बनाए, ठीक है, ऐसे हमने बिंदु बना लिए। अब हम लोग इससे बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स कैसे बनाएंगे, तो इसको इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला देंगे बिंदु को। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें ज्योमेट्रिक शेप जो होते हैं वो हम लोग जानकारी इससे ले सकते हैं, इसको बच्चों को सिखा सकते हैं इससे, डॉट पेपर से। अब इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं उनका ज्ञान दिया जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट का ज्ञान कैसे दिया जाता है, आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर छोटे बड़े भाई बहन होंगे या आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उसके माध्यम से आपने देखा होगा कि आपके जो बच्चे जो LKG या UKG में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो किताबें होती हैं इंग्लिश की या मैथ की, उसमें आपने देखा होगा कि ABCD जो लिखा होता है वो डॉटेड डॉटेड लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है, या अगर O बना है तो इस तरीके से बना होगा, या 1 लिखा है तो इस तरीके से लिखा होगा है। अब बच्चा इसमें क्या करता है, अब बच्चा इसमें क्या करता है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो डॉटेड डॉटेड तो लिखे होते हैं, लेकिन अब बच्चा इसमें क्या करेगा, बच्चा इसमें क्या करेगा कि उसको ऐसे दोहराएगा, उसको ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से दोहराएगा, उससे वो सीख सकता है बच्चा, इससे नंबर सीख सकता है, अल्फाबेट सीख सकता है, बेसिक क्या नाम है कि ज्योमेट्रिकल शेप सीख सकता है डॉट पेपर के माध्यम से, है ना। तो ये हो गया डॉट पेपर। तो डॉट पेपर के माध्यम से हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट और ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में सीख सकते हैं, और ग्राफ पेपर के माध्यम से हम लोग दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल नंबर के बारे में बच्चों को सीख या सिखा सकते हैं। समझ में आया। अब बात करें सममिति की। सममिति जो है सिमेट्री होती है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं तो डॉट पेपर का जो यूज होता है वो सिमेट्री पढ़ाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो डॉट पेपर को जो यूज किया जाता है वो सिमेट्री पढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, ऐसे हमने त्रिभुज बना दिया, तो जब हमने त्रिभुज को ऐसे काटेंगे बीच से, तो
बराबर इस यहाँ भी होना चाहिए, बराबर बिंदु यहाँ भी होना चाहिए। तो दोनों तरफ बराबर पॉइंट यानी कि बराबर बिंदु होना चाहिए डॉट के, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो डॉट पेपर के माध्यम से, डॉट पेपर का यूज कहाँ पे होता है, सिमेट्रिक लाइन में भी होता है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। अब हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे 10 ग्राम। एक्चुअली 10 ग्राम क्या होता है मैथ में, ठीक है। तो 10 ग्राम के माध्यम से हम लोग बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स, 10 ग्राम से क्या बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है, वो भी किस माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। जैसे यहाँ पे एक ये चिड़िया बनी है। अब इस चिड़िया में देखने में तो चिड़िया लग रही है, बच्चों को लगेगा देखने में चिड़िया है, लेकिन इसमें बेसिकली इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे एक ये त्रिभुज बना है, एक ये त्रिभुज बना है, एक ये त्रिभुज बना है, एक ये वर्ग बना है, एक ये त्रिभुज बना है, और एक ये हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये पीला 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 कलर का, ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो इस चित्र के माध्यम से बच्चों को हम लोग शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ा सकते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं 10 ग्राम। से क्या बोलते हैं, 10 ग्राम। अब इसे 10 ग्राम के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को क्विज यानी कि पहेलियों तथा खेल के माध्यम से सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। अगर हम बात करें 10 ग्राम में, इस 10 ग्राम में, तो इस 10 ग्राम में क्या है, 7 ज्योमेट्रिकल शेप बने हुए हैं, हम भी जानते हैं। इस 10 ग्राम में कितने, इस 10 ग्राम में कितने ज्योमेट्रिकल शेप बने हुए हैं, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 शेप्स बने हुए हैं, जिनमें की कुल 5 त्रिभुज हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज हो गए हमारे। और एक इसका वर्ग बना हुआ है, एक ये वर्ग बना हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के माध्यम से हम लोग बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी पिक्चर के माध्यम से देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम आगे लेंगे डाइंस ब्लॉक। अब हम लोग डाइंस ब्लॉक के बारे में लेंगे। तो डाइंस ब्लॉक का एक्चुअली बेसिकली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे कि डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल हम लोग जैसे बोर्ड मास का जो रूल होता है, तो बोर्ड मास में बी और ओ जो है उसको हम लोग काट देंगे और DMAS इसको लेंगे, डी और DMAS का लेंगे, इसके बारे में जानकारी हम आपको बताएंगे। अब इसमें डाइंस ब्लॉक से क्या होता है, डाइंस ब्लॉक एक्चुअली ये होता है कि आपने देखा होगा कि इससे बच्चों को क्या होता है डाइंस ब्लॉक में, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर सेट कर करके हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, या क्यूब बनाते हैं, या त्रिभुज बनाते हैं, या कोई अक्षर बनाते हैं, या कोई नंबर बनाते हैं, एक दूसरे को सेट कर है ना। हम लोग क्या करते थे बचपन में, हम भी थे, तो डाइंस ब्लॉक जो होते थे उनको सेट कर करके एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी, है ना। तो इस जो क्या नाम है कि जो डाइंस ब्लॉक, इसके माध्यम से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, तो हम बताएंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग प्लेस वैल्यू का यूज भी किया जा सकता है। तो प्लेस वैल्यू के लिए भी डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल होता है, किसके लिए, प्लेस वैल्यू के लिए। अगर हम बात करें 10 ग्राम और डाइंस ब्लॉक से स्थानिक समझ, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, आप लोग नोट भी कर लीजिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थानिक समझ किन क्या नाम है कि चित्रों से या किस सहायक सामग्री से विकसित होती है। स्थानिक समझ आपको एग्जाम इसमें दे देगा, 10 ग्राम भी दे देगा आपको, और डाइंस ब्लॉक भी दे देगा आपको। अब आपसे पूछ लेगा जोड़ा में कि इसमें ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी या ए और सी दोनों सही हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो स्थानिक जो 10 ग्राम और जो डाइंस ब्लॉक है उससे स्थानिक समझ जो होती है बच्चे में वो विकसित होती है। अगर हम बात करें इसमें बच्चों को हम लोग इससे डाइंस ब्लॉक से हम लोग बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, तो डाइंस ब्लॉक से बच्चों को हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये भी हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाती है। तो डाइंस ब्लॉक के माध्यम से हम लोग प्लेस वैल्यू और फ्रैक्शन ये सिखा सकते हैं आराम से बच्चों को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैटर्न। एक्चुअली पैटर्न क्या होता है, हम लोग ये इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पैटर्न जो होता है इसके बारे में जानकारी लेने से पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए ये जो पैटर्न होता है ये एक मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, किससे, मेंटल एक्टिविटी से। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों में, क्रिएटिविटी इससे बच्चों को बढ़ती है, और इससे बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग जो होता है वो आती है बच्चों में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है, और इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी आती है और लॉजिकल थिंकिंग इसमें बच्चों में क्या नाम है इसमें आ जाती है, और बच्चों में क्रिएटिविटी भी इसमें बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि यहाँ पे
पैटर्न क्या होता है, दो गोले यहाँ पे बने हैं, एक पे इसके बाद ये आयत बना है, फिर दो गोला बना है, फिर एक आयत बना है। अब पैटर्न पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, पैटर्न ये फॉलो कर रहा है कि पहले दो गोला फिर एक आयत, फिर दो गोला फिर एक आयत। अब आगे क्या पैटर्न बनेगा, फिर दो गोला बना देंगे, है ना, आगे फिर दो गोले बन जाएंगे, ये हमारा पैटर्न बोल रहा है। इसके बाद फिर एक आयत बन जाएगा, ठीक है, इसके बाद फिर एक आयत बन जाएगा, इसके बाद फिर दो गोला बना देंगे, इसके बाद फिर एक आयत बन जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पैटर्न है। अब इसी को जैसे एक बार वी बनाए, एक बार ये नीचे को बनाए, एक बार ऊपर को बनाए, एक बार नीचे को बनाए, अब एक बार क्या जाएगा, अब ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएगा। तो ये क्या है, हमारा एक पैटर्न बन रहा है। इससे बच्चों में क्या आएगी, इससे बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और बच्चों में जो लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है वो इसमें बढ़ती है। ठीक है, ये भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है। अब हम लोग आगे शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखिए 2D और 3D शेप्स ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2D और 3D शेप्स एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि 2D शेप जो हम लोग कॉपी में और उसमें जो हम लोग जो चित्र बनाते हैं वो 2D शेप्स होते हैं। ठीक है, 3D शेप्स भी बनाते हैं हम लोग। तो 2D शेप्स की जानकारी और 3D शेप्स की जानकारी में अंतर ये है कि जिन शेप्स की लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D शेप्स कहलाते हैं, और जिन शेप्स की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों होती हैं वो क्या कहलाते हैं, वो 3D शेप्स कहलाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने एक ये हमने वर्ग बना दिया, ठीक है, ये हमने वर्ग बना दिया। तो इसके हम लोग क्या क्या यहाँ सामने क्या दिख रहा है, इसका हमें ये हमको एक सेकेंड, ये हमको इसकी लंबाई ये है, ठीक है, ये लंबाई है, और इसकी क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई हो गई, ये इसकी ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई। तो ये हम इसमें हम ऊंचाई तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है। जब ऊंचाई दिख नहीं रही तो इसका मतलब ये कैसा शेप है, ये 2D शेप्स है। अब यही अगर 3D शेप्स की बात करें, 3D शेप्स कैसा बनेगा, इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, तो इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, और 3D शेप्स किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, है ना, इस तरीके से होते हैं। इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है ना, और क्या है, और इसमें क्या नाम है कि ऊंचाई भी है। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें तीनों जानकारी लेंगे। देखिए ये हमारी लंबाई, ठीक, ये हमारी है चौड़ाई, और ये हमारी क्या है, ये हमारी ऊंचाई। तो जिस चित्र में लंबाई और चौड़ाई होती है वो होते हैं 2D शेप्स, और जिन शेप्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं वो होते हैं हमारे 3D शेप्स। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी पे एक प्रश्न बन गया है, एग्जाम सीटेट में एग्जाम से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है जैसे इसी में कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों को पढ़ाने का या के उद्देश्य हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों को पढ़ाने का उद्देश्य है। अब इसमें आकृतियों को पढ़ाने का क्या नाम है, प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, पहला पॉइंट है। दृश्यीकरण, एक सेकेंड, दृश्यीकरण कौशलों को विकसित करना, यानी कि टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल्स। ठीक है, अगला देखेंगे कि ज्यामितीय आकृतियों को नामों का स्मरण करना, और तीसरा देखेंगे कि दिक् स्थान संबंधी तर्क और वृद्धि करना। तो बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में आकृति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों में जो दृश्यीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन की कौशल जो होती है वो विकसित हो। एक तो ये हमारा सही हो गया ए नंबर। क्या हम ज्यामितीय स्थितियों, ज्यामितीय आकृतियों को नामों का स्मरण करवाना चाहते हैं बच्चों को। पहली चीज तो ये हमने एक पॉइंट देख लिया, स्मरण करना यानी कि रट्टा मारना, यही हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया। जब हमने आपको पिछला जो वीडियो बनाया था पॉजिटिव और नेगेटिव जो थॉट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जो होते हैं, उसमें हमने बताया था आपको कि स्मृति हमारा स्मरण करना या स्मृति या याद करना या रट्टा मारना कैसा है, हमारा नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। ये तो हमारा नेगेटिव, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब हम ये जानेंगे कि दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशलों की वृद्धि करना। दिक् स्थान क्या होता है, स्पैटियल, स्पैटियल मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं, स्पैटियल करते हैं, समझ रहे हो। तो दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल वृद्धि करना, यानी कि हम अपने माइंड में कल्पना वाले जो कौशल होते हैं वो विकसित करना, वो कर सकते हैं, वो उसकी वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसमें कौन सा है, ये दूसरा नंबर है,
पहला और तीसरा ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दूसरा नंबर गलत इसलिए है क्योंकि पहला नंबर तो यहाँ पे एक ये स्मरण करना ये आ गया, ये नेगेटिव पॉइंट है। स्मरण करना, रट्टा मारना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। ये जहाँ पे दिख जाए आप आंसर को तुरंत उसको उस पॉइंट को गलत मान लेना, ठीक है। अब ज्यामितीय आकृतियों को नामों को स्मरण करना, मतलब ज्यामितीय आकृतियां जो हैं, ज्योमेट्री आकृतियां जो हैं, उनके नामों को याद करना। ऐसा तो नहीं है, इसके लिए तो हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को आकृतियों को उद्देश्य नहीं, ये तो नहीं है बिल्कुल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये पहला और जो सी नंबर है वो हमारा सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। अगला हम आगे देखेंगे। अब आगे हम ये देखेंगे समुच्चय, समुच्चयन, यानी कि समुच्चयन और संवर्धन। तो समुच्चयन क्या होता है और समुच्चयन और संवर्धन एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो समुच्चयन जो होता है वो एक्चुअली बेसिकली वो चीज़ होता है, इसी को समुच्चयन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। क्या कहते हैं इसको, एक सेकेंड, समुच्चयन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेशन। और संवर्धन जो होता है उसी को हम कहते हैं अगमेंटेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन, समुच्चयन, अगमेंटेशन, संवर्धन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एग्रीगेशन जो होता है, एग्रीगेशन क्या होता है कि जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीगेशन यानी कि समुच्चयन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, यही आपके संवर्धन समुच्चयन आ जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है, ये क्या आ गया, ठीक है। तो जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है। जैसे दो पेन, और दो पेन कितने पेन होते हैं, 4 पेन होते हैं। अगर हम बोल दें कि चार कॉपी या 4 बुक और प्लस 4 बुक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 8 बुक होते हैं, हमने ये जोड़ दिया। तो जब दो चीज़ों को दो चीज़ों को जोड़ के जो प्राप्त होता है वो हमारा कहलाता है समुच्चयन यानी कि एग्रीगेशन, ठीक है। अगर इसी की हम बात करें कि एगमेंटेशन क्या होता है कि जब एक चीज को बढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं एगमेंटेशन। एगमेंटेशन में जैसे हमने एक दूध से भरा हुआ पानी लिया, दूध से भरा हुआ एक हमने भगोना लिया, उसमें हमने और पानी मिला दिया तो और बढ़ गया। तो पानी में हमने क्या मिलाया, दूध में हमने क्या मिलाया, पानी मिला दिया। तो जब एक चीज को दूसरों में बढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं एगमेंटेशन। जैसे दूध से पानी मिलाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आपसे एक प्रश्न ये पूछ लेगा, आपसे प्रश्न पता है किस टाइप का देगा प्रश्न, मैं आपको बताता हूं। प्रश्न आपको देगा इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न देगा कि कक्षा 2 में शिक्षक ने योग यानी कि जोड़ पर निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। अब क्या दिया हल करने के लिए कि एक टोकरी में, एक सेकंड इसको कलर चेंज कर लूं पहले मैं, कि एक टोकरी में 5 सेब हैं। कितने सेब हैं, 5 सेब हैं। उसमें से 7 सेब और डाल दिए, मतलब एक टोकरी ये है, इसमें 5 सेब पहले से हैं, इसमें 7 सेब हमने और डाल दिए। मान लो ये हमने 7 सेब और डाल दिए, ठीक है। तो अब टोकरी में कितने सेब हैं, इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल पर संबंधित है। मैंने आपको क्या बताया था, जब जोड़ दिया जाए, अब टोकरी में कितने 5 सेब पहले से थे, 7 सेब बाद में डाल दिए, तो 5 7 कितना होता है, 5 5 10 और 3 5 5 10 2 12, 5 7 12, ठीक है। तो उस टोकरी में कितने सेब हो गए, 12 सेब हो गए। तो 12 सेबों को हमने क्या किया, 5 और 7 को क्या किया, हमने जोड़ा, और जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा, समुच्चयन यानी कि एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन कहाँ पे देखेंगे कि एग्रीगेशन कहाँ है, एग्रीगेशन ये हमारा है, एक सेकेंड, ये हमारा एग्रीगेशन है यानी कि समुच्चयन, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, और यही एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप लोग कुछ भी इसमें आंसर लगा के चले जाते। तो ये बात आप लोग याद रखें, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक प्रश्न और बन जाएगा कि एक पेट्रोल की टंकी है, उसमें पेट्रोल की टंकी में 10 लीटर पेट्रोल और डाल दिया। अब 10 लीटर पेट्रोल डालने के अब उसमें 10 लीटर, उसमें ये बताया गया कि एक पेट्रोल की टंकी है, उसमें कुछ पेट्रोल और डाल दिया गया, या कुछ उसमें डीजल डाल दिया गया, ठीक है। उसमें कुछ डीजल डालने के बाद में तो क्या हुआ, पेट्रोल और डीजल क्या हुआ, मिल गया। अब उसकी बढ़ोतरी हो गई, मिलाने में क्या उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं संवर्धन यानी कि अगमेंटेशन, तो वो अगमेंटेशन हो जाता। और पृथक्करण यानी कि सेग्रेशन, सेग्रेशन हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। और योग की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेड
एडिशन, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे शिक्षण की मूलभूत संरचनाएं। एक्चुअली बेसिकली इसमें क्या देखेंगे, शिक्षण की मूलभूत संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो शिक्षण की मूलभूत संरचनाएं मैथ की मूलभूत संरचनाएं। तो मैथ की जो मूलभूत संरचनाएं होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी, बीजगणित संरचना, क्रमिक संरचना और तलरूप संरचना। तो जो बीजगणित संरचना होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, बच्चों को बेसिक एल्जेब्रा चीज़ें आती हैं, जैसे कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये सब चीज़ें इसमें बच्चों को सिखाई जाती हैं। ठीक है, बीजगणित संरचना में। अब क्रमिक संरचना क्या होती है, क्रमिक संरचना होती है सीरियलाइजेशन, यानी कि क्रम में। तो इसमें से बड़ा और छोटा में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे बड़ा और छोटा के जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो हमारे होते हैं क्रमिक संरचना होते हैं। और तलरूपी जो होते हैं वो क्या होते हैं, तलरूप संरचना क्या होते हैं, टोपोग्राफी जो होती है वो क्या होती है, इसमें सीमा यानी कि समीपता का यानी निकट कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आपने प्रश्न पढ़े होंगे कि 900 के सन्निकट 5 सम संख्याएं बताओ। तो 900 के सन्निकट 5 संख्याएं कौन कौन सी सम है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा टोपोग्राफी यानी कि तलरूप संरचना में। अब क्रमिक संरचना जो होती है वो 1 2 3 4 ये सब क्या है, जो सब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, या फिर 10 9 8 7 या बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं। जो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, सॉरी आरोही अवरोही अलग हो जाएगा। मतलब अगर क्रम में कोई नंबर है, जैसे कि एक सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस टाइप की चीज़ें आ जाए, नंबर में आ जाए। जैसे कि हमने 1 ले लिया, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। ये सब क्या करेंगे, क्रम में लिखेंगे, या क्रम में हम घटा भी सकते हैं, 10 फिर 9 फिर 8। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब क्रमिक संरचना यानी कि सीरियलाइजेशन में आ जाएंगे। अब बीजगणित संरचना क्या होती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिक एल्जेब्रा चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि गुणा और जोड़, घटाना, भाग, ये सब चीज़ें उसमें हम सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम ये देखेंगे कि मुक्त अंश और कौन से, मुक्त अंश और बंद अंत वाले प्रश्न। अब देखिए मुक्त अंश अंत और बंद अंत वाले प्रश्न किस टाइप के होते हैं। मुक्त अंश मतलब होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, और क्लोज अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, क्लोज एंड क्वेश्चंस। अब इसमें हमने एक प्रश्न एक समय लिया है कि गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। अब हम ये जानेंगे कि अब ए नंबर पॉइंट लेंगे कि इसमें 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। क्या है, इसमें 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। तो तमाम संख्याएं ऐसी हैं 8, जैसे 2 संख्याएं ज्ञात करो, कौन सी, 4 और 4 8 हो गई। ठीक है, 6 और 2 8 होता है, 7 और 1 8 होता है, 6 और 2 5 और 3 8 होता है। तो इस टाइप की तो कई सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ओपन माइंड यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये कौन सा, ए नंबर कैसा हमारा ओपन एंडेड है। बी नंबर देखेंगे कि उस त्रिभुज को खींचिए जिनका परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर जो है वो कैसा है, तो 50 सेंटीमीटर वाले में तो बहुत सारे परिमाप इसमें हम खींच सकते हैं। तो ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम बंद यानी कि फिक्स और यानी कि मुक्त अंश वाले प्रश्न की बात करें, सॉरी क्लोज एंड वाले प्रश्न की बात करें, यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न की बात करें, तो बोल देगा 25 के गुणनखंड क्या है। तो इसमें तो फिक्स है कि 25 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। 25 के गुणनखंड खुद 1 हो सकता है, 25 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 25 का एलसीएम ले लो, 25 के गुणनखंड कर लो। उसके फिक्स हैं, उसका फिक्स है कि 2 3 4 नंबर निकल आएंगे कोई भी नंबर के। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक ले लिया कि 16 का गुणनखंड बताओ, 16 का गुणनखंड बताओ। हमने 16 का हमने एलसीएम ले लिया, 16 के अंदर क्या क्या गुणनखंड हो जाएंगे, फिक्स है इसके गुणनखंड, या तो 2 होगा या 4 होगा या खुद 16 हो जाएगा भाई, यही 3 या 8 होगा, 8 दूनी 16। ठीक है भाई, ये 3 4 गिने हुए, और बताओ और कोई नंबर है। तो ये कैसा है, ये हमारा बंद प्रश्न है। ठीक है, ये क्लोज एंडेड है। तो जो ओपन एंडेड होंगे उसमें कई सारी संकल्पनाएं बन सकती हैं, कई सारी चीज़ें बन सकती हैं, और जो क्लोज एंडेड होंगे उसमें फिक्स चीज़ें होंगी, चीज़ें फिक्स होंगी। अब 25 के गुणनखंड क्या है, ये फिक्स है, ये हमारा क्लोज एंडेड है। अगर हम बोल दें कि परिमाप की परिभाषा बताओ, तो भैया गिनी चुनी रट्टा मार के आ जाओ कि परिमाप ये होती है ना, कि चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं उनको हम समाहित कर लें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमाप। तो परिमाप की डेफिनेशन जो होती है उसको इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं।
तो परिमाप की जो डेफिनेशन होती है वो कैसी क्वेश्चन है, वो हमारा क्लोज एंडेड प्रश्न है। तो क्लोज एंडेड प्रश्न यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, सी और डी हमारे बंद अंत वाले प्रश्न हैं, और ए और बी हमारे मुक्त अंत वाले यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न है। तो इसमें आप छांटेंगे कौन कौन सा है, ए और बी मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं और सी और डी बंद अंत वाले प्रश्न है। सही बात है, ए और जो बी है वो मुक्त अंत वाले प्रश्न है और सी और डी वो बंद अंत वाले प्रश्न है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, ए और बी मुक्त मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। कौन से, मुक्त सिरे वाले। ए और बी मुक्त सिरे यानी कि मुक्त सिरे का मतलब क्या होता है, ओपन एंड, और सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न, सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न। सही बात है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला वाला। क्या इसका दूसरा हो सकता है, देखिए ये वाले और एक बार चेक कर लें सारे। ए और सी खुले सिरे, ए और सी खुले वाले हैं, नहीं है भैया, ये तो खुले खुले सिरे, खुले ए और सी क्या है, बंद सिरे वाले प्रश्न है, और बी और डी खुले सिरे वाले प्रश्न है, नहीं ये तो गलत है। ए और बी, ए बी व सी खुले प्रश्न, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा है, ये हमारा ए पहला वाला सही है कि ए और बी नंबर जो है वो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और जो सी और जो डी है वो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो मुक्त अंत वाले और बंद अंत वाले प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कैसे होता है, ठीक है। मतलब मुक्त अंत वाली जो चीजें होती है उसके कई सारी चीजें बन सकती हैं। जैसे हम कह दें, अगर हम आपको बोल दें कि 2 + 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 4 होता है, तो ये हमारा कैसा होगा, फिक्स एकदम, ये हमारा हो गया कि ये हमारा बंद अंत वाला है। अगर हम यही कह दें कि जो 10 होता है इसके कितने योग हो सकते हैं, तो 10 के कैसे, 9 और 1 10 भी हो सकता है, 8 2 10 हो सकता है, 7 3 10 हो सकता है, 5 5 10 हो सकते हैं, तमाम हो सकते हैं इसके। लेकिन 10 और 10 अगर हम बोल दें कि 5 + 5 = 10 होंगे, तो ये फिक्स है हमारा, तो ये हमारा बंद अंत वाला, ये हमारा खुला अंत वाला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो कि मैथ पेडागोजी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की है समझाने की। तो दोस्तों इसके कुछ पॉइंट अभी और बचे हुए हैं, जिससे कि काफ़ी सारे पॉइंट इसमें बचे हुए हैं, जो कि हम आने वाले जो अगली वीडियो उसमें हम लोग लेंगे। हो सकता है कि वो वीडियो कल या परसों तक आ जाए। तो अभी कुछ पॉइंट इसमें ले लिए हैं, कुछ पॉइंट इसमें और बचे हुए हैं जिसको आगे हम लेंगे, क्योंकि अगर आज ही ले लेते तो ये काफ़ी लंबा वीडियो जो हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी ये लंबा वीडियो हो चुका है, मैराथन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।